नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ सुश्री चित्रा मुद्गल जी द्वारा रचित एक भावपूर्ण कहानी गेंद को लेकर। आगे बढ़ने के पहले हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। अंकल, ओ अंकल, प्लीज सुनिए ना अंकल। सकरी सड़क से लगभग सटे बंगले की फेंसिंग के उस ओर से किसी बच्चे ने उन्हें पुकारा। सचदेवा जी ठिठके। आवाज कहां से आई? भाप ने। कुछ समझ नहीं पाए। कानों और गंजे सिर को ढके कस कर लपेटे हुए मफलर को उन्होंने तनिक ढीला किया। मधुमेह का सीधा आक्रमण उनकी श्रवण शक्ति पर हुआ है। अक्सर मन चोट खा जाता है जब उनके ना सुनने पर सामने वाला व्यक्ति अपनी खींच को संयत स्वर के बावजूद दबा नहीं पाता। 7-8 महीने से ऊपर हो रहे होंगे। विनय को अपनी परेशानी लिख भेजी थी उन्होंने। जवाब में उसने फोन खटका दिया। श्रवण यंत्र के लिए वह उनके नाम रुपए भेज रहा है। आश्रम वालों की सहायता से अपना इलाज करवा ले। बड़े दिनों तक वे अपने नाम आने वाले रुपयों का इंतजार करते रहे। गुस्से में आकर उन्होंने उसे एक और खत लिखा। जवाब में उसका एक और फोन आया। एक पेचीदे काम में उलझा हुआ हूं, इसलिए उन्हें रुपए नहीं भेज पाया। अगले महीने हैरो के एक भारतीय मित्र भारत आ रहे हैं। घर उनका लाजपत नगर में है। फोन नंबर लिख लें उनके घर का। उनके हाथों पाउंड्स भेज रहा हूं। रुपए या तो वे स्वयं आश्रम आकर पहुंचा जाएंगे या किसी के हाथों भेज देंगे। नाम है उनका डॉक्टर मनीष कुशवाहा। डॉक्टर मनीष कुशवाहा का फोन आ गया। रामेश्वर ने सूचना दी तो वे उमक कर फोन सुनने पहुंचे। मनीष कुशवाहा ने बड़ी आत्मीयता से उनका हाल चाल पूछा। जानना चाहा क्या क्या तकलीफें हैं उन्हें। शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी गोली ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं, पेशाब में यूरिया की जांच करवाई, करवा लें। क्यों अकेले रह रहे हैं वहां? विनय के पास लंदन क्यों नहीं चले जाते? उसकी बीवी यानी उनकी बहू तो स्वयं डॉक्टर है। रुपयों की कोई बात ही ना शुरू हुई। झिझकते हुए उन्होंने खुद ही पूछ लिया, बेटा, विनय ने तुम्हारे हाथों इलाज के लिए कुछ रुपए भेजने को कहा था। मनीष को सहसा स्मरण हो आया। कहा तो था विनय ने, आश्रम का फोन नंबर लिख लो, बाबूजी के लिए कुछ रुपए भिजवाने हैं। मगर मेरे निकलने तक। दरअसल मुझे भी अति व्यस्तता में समय नहीं मिला कि मैं उसे याद दिला देता। विनय को चिट्ठी लिखने बैठे तो कांपने वाले हाथ गुस्से से कुछ अधिक ही थर्राने लगे। अक्षर पढ़ने लायक हो पाए तभी ना अपनी बात कह पाएंगे। तय किया, फोन पर खरी खोटी सुनाकर ही जान लेंगे। फोन पर मिली मार्गरेट। बोली कि वह उनकी बात समझ नहीं पा रही। विनय घर पर नहीं है, मैनचेस्टर गया हुआ है। मार्गरेट के सर्वथा असंबंधित भाव ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। छलनी हो उठे। बहू के बाद बर्ताव का कोई तरीका है ये? फोन लगभग पटक दिया उन्होंने। कुछ और हो ही नहीं सकता था। क्रोध में वे सिर्फ हिंदी बोल पाते हैं या पंजाबी। मार्गरेट उनकी अंग्रेजी नहीं समझती तो हिंदी पंजाबी कैसे समझेगी? पोती सुवीना से बातें ना कर पाने का मलाल कूचता रहा।
हालांकि बातें तो वह उस गुड़िया की भी नहीं समझते। ढीले किए गए मफलर में ठंडी हवा सुरसुराती धसी चली आ रही है। ठीक नवंबर के किनारे लगते दिन है। ठंड की आवाती सभी को सोहती है, उन्हें बिल्कुल नहीं। सांझ असमय सिंदूरी होने लगती। धुंधल का डग नहीं भरता। छलांग भर बेलज्ज अंधेरे की बाह में डूब लेता है। आश्रम से सैर को निकले नहीं कि पलटने की खदबद मचने लगती। मफलर कसकर लपेट आगे बढ़े ताकि मदर डेयरी तक पहुंचने का नियम पूरा हो ले। नियम पूरा न होने से उद्विग्नता होती है। किसी ने नहीं पुकारा, कौन पुकारेगा? भ्रम हुआ है। भ्रम खूब भरमाने लगे हैं इधर। अपनी सुध में दवाई की गोलियां रखते हैं पलंग से सटी तिपाई पर, मिलती है धरी तकिए पर। अगल बगल मुड़कर देख लिया, न सड़क के इस पार न उस पार ही कोई दिखा हो, तभी न दिखे। कदम बढ़ा लिए उन्होंने। कब तक भकुआए से खड़े रहे? पहले वे 4-5 जने इकट्ठे हो शाम को टहलने निकलते। एक एक कर वे सारे बिस्तर से लग गए। 20 रोज पहले तक उनका रूम पार्टनर कपूर साथ आया करता था। अचानक उसके दोनों पांवों में फील पांव हो गया। डॉक्टर वर्मा ने बिस्तर से उतरने की मनाही कर दी। कपूर उन्हें भी सयानी हिदायत दे रहा था कि टहलने अकेले न जाया करें। एक तो संग साथ में सैर सूर का मजा ही कुछ और होता है, और फिर एक दूसरे का ख्याल भी रखते चलते हैं। सावित्री बहन जी नहीं बता रही थी मिस्टर चड्ढा का किस्सा। राह चलते अटैक आया, वहीं ढेर हो गए। 3 घंटे बाद जाकर कहीं खबर मिली। सेहत का ख्याल करना ही है तो आश्रम के भीतर ही 8-10 चक्कर मार लिया करें। बूढ़ी हड्डियों को बुढ़ापा ही टंगड़ी मारता है। कपूर की सलाह ठीक लगकर भी अमल करने लायक नहीं लगी। उन्हें मधुमेह है, केवल गोलियों के बूते पर मोर्चा नहीं लिया जा सकता इस नरभक्षी रोग से। रोजो जिंदा थी तो उन्हें कभी अपनी फिक्र नहीं करनी पड़ी। नित नए नुस्खे घोंट घोंट कर पिलाती रहती। करेले का रस, मेथी का पानी, जामुन की गुठली की फांकी और न जाने क्या क्या। ये अंकल, इधर पीछे देखिए ना, कब से बुला रहा हूं। फेंसिंग के पीछे हूं मैं। पीछे आइए, इधर इधर देखिए ना। फेंसिंग के पीछे से उचकता बच्चा उनकी बेध्यानी पर झुंझलाया। हकबकाए से वे पुनः ठिठक कर पीछे मुड़े। अब की सही ठिकाने पर नजर टिकी। ओ, तू पुकार रहा है मुझे? फेंसिंग के उस पार से बच्चे के उचकते चेहरे ने उन्हें एक बारगी हुलास से भर दिया। क्यों भाई, किस वास्ते? उसका स्वर अनमनाया। मेरी गेंद बाहर चली गई है। कैसे? बच्चे का स्वर उनके फिजूल से प्रश्न से खींचा। बॉलिंग कर रहा था। अच्छा, तो बाहर आकर खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते अपनी गेंद? बच्चे का आशय भांप वे मुस्कुराए। गेट में ताला लगा हुआ है। ताला खुलवा लो मम्मी से। मम्मी नर्सिंग होम गई है। नौकरानी तो होगी घर में कोई। बुद्धिराम गांव गया है, घर पे मैं अकेला हूं। मम्मी बाहर से बंद करके गई है। बच्चे के गबधू भोले मुख पर लाचारी ने पंजा कसा। अकेले खेल रहे हो? अकेले। मम्मी किसी बच्चे के साथ खेलने नहीं देती। भला वो क्यों? मुझे भी गुस्सा आता है। बोलती है बिगड़ जाओगे, यहाँ के बच्चे जंगली हैं। बड़ी गलत सोच है। खैर, तुम्हें नर्सिंग होम साथ लेकर क्यों नहीं गई? माँ की बेवकूफी पर उन्हें गुस्सा आया। घंटे आध घंटे की ही तो बात थी। बच्चे को इस तरह अकेला छोड़ता है कोई?
मम्मी घंटे भर में नहीं लौटेंगी अंकल, रात 9 बजे के बाद लौटेंगी। इतनी देरी से? मम्मी तो डॉक्टर है, मेरे साथ रहने के लिए नर्सिंग होम से एक नर्स आंटी आएंगी अभी, वही गेट खोलेंगी, घर भी खोलेंगी। पहले तो अंकल मम्मी मुझे घर में बंद कर जाती थी। उनके माथे के बल चिंता और अविश्वास से गहराए। और तुम्हारे पापा कब आते हैं? पटर पटर बोलने वाला बच्चा अनायास चुप्पी की खो में उतर गया। नहीं है? आशंकित हो उन्होंने प्रश्न किया। फिर लगा कि इतने छोटे बच्चे से उन्हें यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। है ना? बच्चे ने संशय निवारण किया। फिर उसे कुरेदने से वे स्वयं को नहीं रोक पाए। अलग रहते हैं। अलग क्यों रहते हैं? मम्मी लड़ती हैं उनसे। ओह, अंकल मेरी गेंद ढूंढ दीजिए ना। तुम मुझे अंकल क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारे दादाजी की उम्र का हूं, मुझे दादाजी कहो। बच्चा असमंजस में पड़ गया। बूढ़ों को दादाजी कहकर पुकारते हैं, उन्होंने समझाया। बच्चा लहक कर बोला, हाँ नाना जी भी बोलते हैं। दादाजी को नहीं जानते? नहीं। बच्चे ने मासूमियत से मुंडी हिलाई। चलो मुझे दादाजी कहकर पुकारा करो। पुकारोगे ना? सहसा उनका गला भर्रा आया। हैरत हुई स्वयं पर। पुकारूंगा, पर मेरी गेंद ढूंढ कर देनी होगी आपको। ढूंढ दूंगा, पहले पुकारो। दादाजी मेरी गेंद ढूंढ दीजिए ना। सचदेवा जी की बूढ़ी आंखों में एकाएक पैनापन आ समाया। बड़ी देर तक सड़क के किनारे की घास फूस में बच्चे की गेंद टोहते रहे। बच्चे की हिदायत पर सड़क के उस पार भी गेंद ढूंढने की कोशिश की उन्होंने। गेंद कहीं नहीं दिखी। हताश हो वे उसके निकट आ खड़े हुए। बच्चे का चेहरा उतर गया। तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि गेंद बाहर उछली थी? हाँ, उछली है। अचानक फेंसिंग के ऊपर उचके बच्चे का संतुलन गड़बड़ाया। धप्प से गिरने की आवाज जोर आई। वे घबराए। ध्यान गया, खासी ऊंची फेंसिंग से उचक कर इतना छोटा बच्चा उनसे कैसे बतिया सकता था? निश्चय ही किसी चीज पर खड़ा हुआ होगा। बरखुरदार गिर कैसे गए? भाई चोट तो नहीं आई? नहीं दादाजी, घास पर गिरा हूं। पल भर में बच्चे का चेहरा फिर से जल की सतह पर कमल सा खिलाया। फौरन गिरने की सफाई दी। आप डर गए? क्या है ना दादाजी, मैं तो छोटा बच्चा हूं ना, लकड़ी के खोखे पर खड़ा हूं। अच्छा अच्छा, अब संभल कर खड़े रहो। यह नहीं कह सके कि ऐसे मत खड़े हुआ करो। यह भी तो लगा कि जब तक वे इस ओर खड़े रहेंगे बच्चा खोखे पर से नीचे नहीं उतरने वाला। बोले, यह तो तय है कि गेंद अहाते के भीतर ही गिरी है कहीं, तुम मानो या ना मानो। मैं चलूं? अंधेरा होने को है। अरे नहीं नहीं दादाजी, मत जाइए ना प्लीज। बच्चे ने नन्ही हथेलियां नचाई। गेंद गुम हो गई, अकेले खेल भी नहीं सकता ना। जी भड़बड़ा आया। कोई उन्हें रोकने को इतना मनुहार कर सकता है? मोटे चश्मे के पीछे आंखों में गीली धुंध पसर गई। ऊपर तने अपने चेहरे को उन्होंने नीचे गिरा लिया ताकि धुंध की पिघलती बाढ़ को घूंट सके। बच्चे को वे अनिश्चय में जकड़ने लगे। रुकेंगे ना? सहमति में उन्होंने सिर हिलाया। धुंधलके में जली बत्तियां उन्हें चौंधियाती हैं। किरमिच के जूते में फंसे पंजों से जमीन फूंक फूंक कर साधनी होती है। मासूम को उनकी दिक्कत का क्या अंदाजा? बताकर भी क्या होगा, मानेगा ही नहीं। जिद्दी कम नहीं। कल भी आएंगे? आऊंगा,
सैर का यही रास्ता है। मगर क्यों? कल क्यों आऊं? आज तो गेंद मिली नहीं, कल ढूंढ दीजिएगा। मम्मी को नहीं बताऊंगा गुम हो गई। देखो, तुम्हारे लिए मैं कल नई गेंद खरीद लाऊंगा, ढूंढूंगा नहीं। बूढ़ा हो गया हूं ना, अधिक देर झुक नहीं सकता। नई गेंद? आप मुझे नई गेंद लाकर देंगे? अविश्वास के बावजूद बच्चे के गब्दू चेहरे पर ललक कौंधी। ललक ने उन्हें पुलकाया। इसमें अचरज की क्या बात है? दादाजी अपने पोते को नई गेंद खरीद कर नहीं दे सकते? फिर तो अच्छी वाली गेंद खरीद कर लाइएगा। वो जैसी गेंद से कपिल देव बॉलिंग करता है। अच्छी वाली ही लाऊंगा। बड़े दिनों के बाद वे हंसे। अपनी हंसी पर विस्मित भी हुए। उन्हें तो यही लगा था कि हंसी से उनका नाता टूट चुका है। तभी बच्चे का चेहरा फेंसिंग पर से गायब हो गया। वे भौचक से कुछ कहते कि अचानक जहाज के उठते मस्तूल सा उन्हें बैट नजर आया। अगले पल बैट अवलोकन के लिए उनकी ओर बढ़ाया गया। वे बच्चे का मनोभाव ताड़ गए। अच्छा तो है। उनका बहलाना उसे रुचा नहीं। ये अच्छा है, प्लास्टिक का है, देखिए कितना पिचक गया है। उनकी हंसी ने पंख फड़फड़ाए। मतलब कि तुम्हें बैट भी नया चाहिए? जवाब न देकर बच्चा एकाएक चौकन्ना हुआ। नर्स आंटी गेट खोल रही हैं दादाजी, मैं जा रहा हूं, आपसे कल यहीं मिलूंगा। उन्होंने बच्चे से नाम तो पूछा ही नहीं, अपनी नासमझी पर खींचे। तुरंत आवाज लगाई, साहब बहादुर, अपना नाम तो बताते जाओ। मैं तो बिल्लू हूं दादाजी, बिल्लू। खोखे पर से उतरते हुए हड़बड़ाया जवाब आया। पलटने में रास्ता बहुत छोटा लगा। बिल्लू रास्ते भर कुदकियां मारते उनके संग चलता रहा। बिल्लू इसी सेक्टर में रहता है। हारी बीमारी छोड़ लगभग रोज ही वे इस ओर घूमने आते हैं, पर कभी उससे भेंट का सुयोग नहीं हुआ। करिश्मा किया गेंद ने, खूब उछली, ठीक उनकी पाली में आ गिरी। पहले क्यों नहीं गिरी, इस बात का मलाल हो रहा था। ऐसा ना करें, बैट बॉल खरीदने की बजाय बिल्लू को पूरा क्रिकेट किट ही खरीद दे। भौचक रह जाएगा, बल्कि खूब खुश होगा। पैसे पता नहीं कितने खर्च होंगे सो होंगे। पेंशन वृद्धावस्था के नाम लिख दी है उन्होंने। उसी मद में उनके रहने खाने, दवा दारू आदि की व्यवस्था हो रही है। पिछले वर्ष से बढ़ी हुई पेंशन ही नहीं मिल रही। जब से बढ़ी है उसकी बकाया रकम भी इकट्ठी मिली है। अतिरिक्त मिले रुपयों में से बड़ी मुश्किल से सावित्री बहन जी ने मांगने पर कुछ ढीले किए। बड़ी महंगाई और वृद्धाश्रम के निरंतर बढ़ रहे खर्चों का रोना रोते हुए ट्रस्ट की सीमाओं की ओर खुलकर इशारा किया उन्होंने। ट्रस्ट कहां तक बोझ वहन करे। आर्थिक संसाधन के रास्ते मुंह सिए हुए हैं। अधिकांश बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके घर वाले साल डेढ़ साल नियमित खर्च भेजते रहे। अब जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सन्नाटा खींचे बैठे हैं। वृद्धाश्रम में रहकर भी बुजुर्ग अपनी बची खुची संपत्ति अंत में अपनी उन्हीं नालायक औलादों के नाम लिख जाते हैं जिन्होंने उन्हें तिरस्कृत कर घर से बाहर कर दिया। सिद्धेश्वरी बहन जी का किस्सा भूले नहीं होंगे आप। एकमात्र मकान बच्चों के नाम लिख देने के बावजूद इसी शहर में होकर भी उनके घर वाले उनके क्रियाकर्म को सामने नहीं आए। इसी बात पर खफा थे कि उन्होंने क्यों अपनी सोने की चूड़ियां और गले की भारी लड़ आश्रम को दान कर दी। कल जरा जल्दी सैर को निकलेंगे। रिक्शे में बैठ पहले अट्टा मार्केट जाएंगे। खेल का सामान बेचने वाली किसी बढ़िया सी दुकान से बिल्लू के लिए क्रिकेट किट खरीदेंगे। उस पर अपना आशीष लिखेंगे और लिखेंगे बिल्लू को उसके दादाजी की ओर से। डॉक्टर ने मां को शायद उसके उपहार पर आपत्ति हो,
बिल्लू क्रिकेट किट लेने से शायद डरे। बच्चा है, उससे अपनी ललक दब नहीं पाई। जल्दी इसलिए भी निकलना चाह रहे थे कि नर्सिंग होम निकलने से पूर्व डॉक्टरनी से उनकी भेंट हो जाए। डॉक्टरनी चाहे जितना ना नुकुर करे, वे नहीं मानने वाले। परिचय देंगे। ऐरे गहरे आदमी नहीं है वे। नवोदय विद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य हैं। घर परिवार वाले हैं। वृद्धाश्रम के गेट में घुसते ही प्रांगण में इकट्ठी भीड़ ने उन्हें आशंकित कर दिया। कहीं राम की प्यारी तो नहीं हो गई चैटर्जी दी। घोर कष्ट में थी। कल दोपहर ही तो उन्हें कैलाश अस्पताल से यह कहकर वापस भेज दिया गया था कि उनकी दोनों किडनियों ने लगभग काम करना बंद कर दिया है। अब तब का मामला है। उनकी इच्छा थी कि आश्रम में अपने संगी साथियों के बीच वह आखिरी सांस ले। वही तो उनका घर परिवार है। सावित्री बहन जी का आदेश हुआ है, रात्रि भोजन से पूर्व सभी बुजुर्ग चैटर्जी दी से पंक्तिबद्ध मिलेंगे ही नहीं, बल्कि 1.5 घंटे उनके कमरे के समक्ष बैठ भजन कीर्तन भी करेंगे। वही भजन जिन्हें वे स्वयं मग्न हो गाया करती थी। गिरधर गिरधर गिरधर, गिरधर मोर मुकुट वाले वंशीधर, माखन चोर किशन कन्हाई तू सिरमौर। डूब कर कीर्तन हुआ। सहसा बिमला बहन जी हर्ष विभोर हो चीख उठी थीं। आंखें खोल दी है चैटर्जी ने, कुछ कहना चाह रही है। खड़िया पुत्ते से मुख पर सूखे पपड़ियाए होंठ अस्फुट सा कुछ बुदबुदा रहे थे। हो सकता है तुलसी दल और गंगा जल मुंह में टपकाने के लिए कह रही हूं। साध्वी के मुंह से और क्या निकलेगा। जाओ दौड़ो, जल्दी गंगा जल और तुलसी दल लाओ। गंगा जल आने तक बिमला बहन जी ने चैटर्जी दी के होठों के पास कान रख दिए। चैटर्जी दी लगातार त्याग किए हुए बेटे का नाम बुदबुदा रही थी। श्यामोल श्यामोल। बिमला बहन जी के बताते ही सभी बुजुर्गों में चीरती अनमनाहट व्याप गई। सरेआम चैटर्जी दी कहती थी, मरूं तो दाह संस्कार चाहे जिससे करवा देना, नालायक बेटे को खबर न करना। जुटे लोगों के निकट पहुंच तनातनी भरे माहौल ने उन्हें अबूझ बना दिया। सावित्री बहन जी के तमतमाए चेहरे से मामला कुछ और ही लगा। भीड़ को चीरकर सावित्री बहन जी की नजर उनकी ओर लपकी। उम्र में उनसे छोटे होने के बावजूद वे अपनी उग्रता नियंत्रित नहीं रख पाईं। आश्रम की प्रबंधिका होने के नाते संभवतः। अंधेरे में लौटना आपके लिए वाजिब नहीं भाई साहब। ऊंच नीच क्यों नहीं समझते। अगले ही पल नौकरों के जत्थे में खड़ी सुंदरी को उन्होंने कर्कश हो डपटा। कमरे में पड़ी चैटर्जी दी आखिरी सांसें गिन रही है और तू कसाई हृदय उन्हें अकेला छोड़ धरने पर आ बैठी है। नौकरी पकड़े 4 दिन हुए नहीं, पर निकल आए तेरे। अभी इसी वक्त निर्णय कर ले, नौकरी करनी है तुझे या नहीं। चेतावनी से घबराई सुंदरी फौरन जत्थे से अलग हो भीतर की ओर मुड़ ली। कुछ एक नौकरानियों ने उसकी कोहनी धर उसे रोकने की चेष्टा की, मगर कोहनी झटक कर उसने उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। मामला पूछने पर पता चला आश्रम के रसोइये समेत अन्य 7 नौकर नौकरानियों ने रामेश्वर के पक्ष में धरना दे रखा है। रामेश्वर ने 13 नंबर वाले बूढ़े शिवदासानी जी की शिकायत की है कि उन्होंने उसके साथ अविश्वसनीय अमानवीय व्यवहार किया। घंटे भर पहले उन्होंने उससे शाम की चाय के बदले गिलास भर दूध मांगा, संग में अरारोट के 3-4 बिस्किट। रामेश्वर ने दूध का गिलास जैसे ही उनके बिस्तर से लगी मेज पर टिकाया, अचानक शिवदासानी जी ने हिंसक हो खौलते दूध का गिलास उसके ऊपर उड़ेल दिया। रामेश्वर की छाती जल गई। रोते चीखते उसने समूचा वृद्धाश्रम सिर पर उठा लिया। प्राण ले लियो निर्दयी बुढ़े ने।
हैरान बुजुर्गों को रामेश्वर ने अपनी दूध से भीगी छाती खोलकर दिखाई। छाती जल रही है। उसकी पूरी छाती काले रों से भरी है। ललाई नहीं दिखाई दे सकती। दिखाई देती तो उन्हें अंदाजा लगता शिवदासानी जी की निर्दयता का। मामला मामूली नहीं, दब नहीं सकता। ज्यादती के खिलाफ प्रतिवाद होगा। तत्काल सारे नौकरों ने काम से हाथ खींच लिए। बिस्तर से लगे बुजुर्गों को टट्टी पेशाब कराने वाला मनेसुर हाथ मटका मटका कर नेतई बघाड़ने लगा। एक तो हम कब्र में पांव दिए इन बुढ़े बुढ़ियों को माई बाप कबूल कर तन मन से इनकी सेवा टहल करें, ऊपर से इनका भस्मासुरी क्रोध झेलें। कोई पूछे इनसे तुम्हारे अपने जाए तो तुम्हारा हगना मूतना उठाने को राजी नहीं। जो उठा रहे उन्हीं को रेतने को तुम तैयार रहे। आखिर हम भी तो हाड़ मास के मानुस ठहरे, कोई लोहा लंगड़ के गढ़े बने तो है नहीं। बोलिए। क्षुब्ध सावित्री बहन जी ने बुजुर्गों को फटकारा। आप लोग नौकरों को इंसान क्यों नहीं समझते? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मिशन भावना ना हो तो आपकी 1 घंटे पर यह अपना खाना पीना छोड़कर हाथ बांधे आ खड़े ना हो। नौकरों की पुचकार के पीछे सावित्री बहन जी की मंशा अस्पष्ट नहीं। नौकरों की पूछ सहलाए बिना उठ खड़े हुए संकट से उबर पाना आसान नहीं। बुजुर्गों को छोड़ वे क्षुब्ध रामेश्वर की ओर उन्मुख हुई। सिद्धहस्त अभिनेत्री सी भावुकता ओढ़े। मैं एक ही बात कहती हूँ रामेश्वर, शिवदासानी जी की जगह तुम्हारे पिता ने यह हरकत की होती तो उनके साथ तुम्हारा यही व्यवहार होता। जाओ डिस्पेंसरी खुलवाकर डॉक्टर सब्बरवाल जी से दवा ले लो। चाहो तो घर जाकर आराम करो। तुम्हारे बदले शिवशंकर नाइट ड्यूटी कर लेगा। रामेश्वर के कंधे थपथपाए उन्होंने। वैसे ही काफी देर हो चुकी है। जाओ सब अपने अपने काम पर लगो। और आप लोग सुनिए, कल की ही भांति आज भी खाना खाने से पहले चैटर्जी दी के लिए आप लोग कीर्तन करेंगे। रामेश्वर की चुप्पी को अनुमति मान नौकर खिसकने लगे। बूढ़ों की झुर्रियों में उलझी उदासी डेरा उठाने को राजी न थी। 90 साल की उम्र दराज कमलेश बहन जी को सावित्री बहन जी के निहोरे जचे नहीं। अपनी बैठी आवाज में वे शिवदासानी जी की पैरवी के लिए झुकी कमर से आगे आई। जानने को उद्यत रामेश्वर को टोका उन्होंने। तो इतना भर बता पुत्र, माता शेरा वाली थी सौ तुझे। दूध कितना गर्म था? खौलता था। खौलते दूध का गिलास तू लाया कैसे? अनपेक्षित प्रश्न से रामेश्वर सकपकाया, अंगोछे में लपेटकर। तू गिलास अंगोछे में लपेट कर लाया और शिवदासानी भाई जी ने गिलास नंगे हाथ चुक फौरन तेरे ऊपर उड़ेल दिया। खिसखिसाया रामेश्वर बम का। आपका मतलब मैंने झूठ बोला? ना ना पुत्र, तू झूठ नहीं बोल रहा, बस दूध के नीचे तूने आज जरा ज्यादा ही बढ़ा दी। ठहरे हुए लोग एक बारगी हंस पड़े। शिवदासानी जी के कमरे के सामने से गुजरते हुए सचदेवा जी अपने कमरे की ओर बढ़े कि उन्हें बिस्तर पर बेचैन बैठे पा भीतर जाकर उनसे मिल लेने को विवश हो उठे। सांस तेज चल रही थी उनकी, दमा उखड़ रहा था। आंखों से उफनती तकलीफ ने उन्हें बिस्तर पर बैठने का संकेत किया। पूछने पर भरे मन से बताने लगे। मना करने के बावजूद रामेश्वर खूब तंग करने लगा है इधर उन्हें। गुनगुना दूध मांगो तो फ्रिज का ठंडा दूध सामने लाकर रख देगा। कहो कि इसे तनिक गर्मा लाओ, नुकसान करेगा, तो साफ मना कर देगा कि रसोई की चूल्हे खाली नहीं है। सुबह पूछ के जाएगा कि नाश्ते में दलिया खाना है या कॉर्नफ्लेक्स। दलिया मांगने पर घंटे भर बाद आकर सूचित करेगा कि दलिया खत्म हो गया। कॉर्नफ्लेक्स खाना चाहे तो वह ले आए। अक्सर ताना मारता है उन्हें कि ना वे कभी तीज त्योहार मुट्ठी में चापते हैं, कुछ पकड़ाते हैं उसे, ना उनके मिलवाइए भेटाइए। बस घंटी बजा बजा कर सेत मेत उसे गधे सा दौड़ाते रहते हैं।
आज वही किया उसने। मांगने पर ठंडा दूध लाकर रख दिया। गरम करके लाने के लिए कहते ही वही पुराने टोचते बोल दोहराने लगा। गुस्से के मारे वे आपा खो बैठे। ले बख्शीश। भीतर की खौलन ने सहसा बीच रास्ते पछाड़े खा रही सांसों को कंठ में दबोच लिया। शिवदासानी जी की आंखें बाहर को आने लगी। मेज पर धरे अस्थमा पंप को उठा देने का संकेत किया उन्होंने। मुंह खोलकर पलों तक प्राणवायु पूरी ताकत से फेफड़े में खींचते रहे। कुछ सामान्य हुए तो अचानक धैर्य छोड़कर बच्चे से बिलखने लगे। पास सरक कर उन्होंने आत्मीयता से उनके कंधे थपथपाए तो पाया शीत की घुरघुरी सदृश उनकी इकहरी देह कपकपा रही है। वे मन ही मन शिव स्तोत्र पढ़ने लगे। रोज रात जानबूझकर खुले छोड़ दिए जाने वाले बाथरूम की पीली रोशनी की चौड़ी शहतीर और कपूर के नींद की गोलियों से उपजे कर्कश खर्राटे सचदेवा जी को झपकने तक नहीं दे रहे थे। ना, शायद वे बहाने गढ़ रहे हैं। रोशनी हमेशा ही पूरी पूरी रात उनके पलंग से गज भर की दूरी पर जागती रहती है और कपूर के खर्राटे उन्हें इत्मीनान से भर देते हैं कि इर्द गिर्द सब ठीक है, निश्चिंत हो वे सो सकते हैं। शायद अंतस में हिलोरे ले रही कोई अधीरता है जो उन्हें सोने नहीं दे रही। हाँ, शायद यही सच है। वे बिल्लू के लिए बेचैन हैं। कब भोर हो, सूरज चढ़े, दोपहरी सांकल खोले और वे फटाफट अट्टा मार्केट दौड़े ताकि उसके लिए मनपसंद क्रिकेट किट खरीद कर उसे चमत्कृत कर दें। वह नादान तो सोचे बैठा होगा कि ज्यादा से ज्यादा दादाजी उसके लिए गेंद के साथ बैट ले आएंगे। बस गोल मटोल गप्पू से चेहरे पर छल्लेदार बाल कैसे झबरीले से हैं। माया की धार तेज हुई। क्रिकेट किट के साथ बिल्लू के लिए कैप भी खरीदेंगे, ठीक वैसी ही जैसी गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर को दूरदर्शन पर पहने देखा था। डॉक्टरनी के लिए भी कुछ ले जाना होगा। हल्दीराम से काजू या पिस्ते की बर्फी ले लेंगे। बिल्लू खाएगा मजे से। हौस कुलाचे भर रही थी, लेकिन इतना कुछ खरीदने के लिए रुपए हैं पास में। बीनू के लिए जब बैट खरीदते थे तब मुश्किल से 30-35 का आता था। महंगाई ने तब आदमी की जेब सूंघनी भर शुरू की थी। तब उतनी ही सुंघाई भारी लगती थी। अब तो मामला 100% उलट। क्यों ना अपनी अलमारी खोल समाई नाप जोख ले। 3 अलग अलग कोने किनारों में रुपए चाप रखे हैं उन्होंने। एक तो कोट की अंदरूनी जेब में, दूसरे हाँ, अलमारी के बीच वाले खाने के ऊपर बिछे अखबार की तह में, तीसरे विनू की चिट्ठियों के बीच एक बंद लिफाफे में 500 के 6 नोट रखे हैं। यह सावधानी जरूरी लगती है उन्हें। 4-5 महीने पहले की घटना होगी। सैर को निकले तो अलमारी की चाबी कमरे पर ही भूल गए। लौटे तो मनी पर्स निकाल कर टोहा। तकरीबन 700 रुपए पर्स से एक मुश्त नदारद मिले। उठे, सिरहाने रखी चाबी टटोली, पूरी सावधानी के साथ बेआवाज चाबी घुमाई और अलमारी के पल्ले खोले। बाथरूम की रोशनी की हल्की उजास में ही तीनों ठिकाने टोहे। संपत्ति सुरक्षित मिली। अलमारी बंद कर शांत भाव से बिस्तर पर करवट ले लेट गए। बिल्लू की नन्ही गदेली कनपटी थपथपाने लगी, आंखें मुनने लगी। नींद खुली तो पाया प्रकृति के विपरीत उन्हें सुबह 9:15 तक सोता हुआ पाकर कपूर चिंतित हो रहा है। उठकर बैठते ही सवाल गोली सा छूटा, आप तकलीफ से तो नहीं है? सवाल के जवाब में उन्होंने सवाल दागा, एक बात बताओ कपूर, आदमी देर तक कब सोता है? जब वह किसी मीठे सपने की गिरफ्त में होता है। तो मैं भला चंगा हूं,
समझे? क्षण भर को कपूर अबूझ हो उठा, फिर अगले ही पल सहज हो बोला, आप देर से उठे हो, फटाफट फारिग हो चाय नाश्ते से निपट लो, मैं कर चुका हूं। क्यों? सावित्री बहन जी का आदेश है। कोई मिनिस्टर आने वाला है आश्रम में? नहीं भाई जी। फिर कैसी हड़बड़ी? हड़बड़ी है माने वे जिदी आए। चटर्जी दी कपूर का स्वर भर्राया। ओह, उनके करुण ओह खुले होठों में स्तब्ध सी टंग गई और बड़ी देर तक उनके दरमियान बच्चे खोई बिल्ली सी निशब्द रुदन करती मंडराती रही। कपूर ने अपने सहारे उन्हें भी बाहर निकलने में मदद की कि सावित्री बहन जी ने चटर्जी दी के बेटे श्यामल से चंडीगढ़ बात कर ली है। बेटे ने स्पष्ट कह दिया है, जो होना है आश्रम में ही होगा, उन्हें चंडीगढ़ ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तबादले की नौकरी ने उनकी कोई स्थायी देहरी रहने दी हो तभी ना वह माँ को घर ले जाए। 12-1 के बीच वह आश्रम पहुंच जाएगा। दाह संस्कार का समय निश्चित हो गया है, दोपहर 2:30 बजे होगा। सावित्री बहन जी ने सख्ती से ऐलान किया है, कोई बुजुर्ग भूखा नहीं रहेगा। 12-1 के मध्य सभी भोजन से निपट ले, अपनी दवा दारू खा ले, 1 घंटा आराम कर ले। कपूर ने बताया, रसोइये का मुंह फूला हुआ है, भुनभुना रहा था कि अजीब है सावित्री बहन जी, कभी किसी ने ऐसी अनहोनी सुनी? घर पर मुर्दा पड़ा हो और घर का चूल्हा जले, सूतक में भोजन करेगा कौन? सावित्री बहन जी ने उसे धर डपटा, सभी करेंगे, चाय नाश्ता खाना सब बनेगा सामान्य दिनों की भांति। जिसे ना खाना हो ना खाए। बुजुर्गों को भूखा रखकर वे अपने लिए कोई अन्य मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती। घंटी बजाऊं नाश्ते के लिए? कपूर के स्वर में मनोबल था। तब तक आएगा? नहीं, उन्होंने कपूर को झटकते हुए आगे नहीं बोलने दिया। रसोइये की बात गलत नहीं लग रही थी उन्हें। कपूर ने कैसे नाश्ता कर लिया? 5-6 घंटे पानी पीकर भी तो गुजारे जा सकते हैं। फिर आज का दिन सामान्य दिन की तरह तो है नहीं। सावित्री बहन जी के कहने से क्या होता है? चटर्जी दी की मौत उनके लिए निष्ठुर परिवार वालों के द्वारा सामान्य बना देने मात्र से तो सामान्य नहीं बन जाती। उनकी बिरादरी का एक जीवंत हिस्सा गुजर गया है, जो कल तक जीता जागता उनके साथ था, उनके सुख दुख का सहभागी। उन्हें अंतिम विदाई दिए बगैर कौर दिया जा सकता है मुंह में? कितना अभिन्न मित्र है कपूर उनका। वहां पर मच्छर बैठ जाए तो चिंता में दुबला होने वाला, कल आंख मूंद जाए उनकी तो इसी प्रकार खा पी कर उनकी मृत्यु का शोक मनाएगा। अखबार खोले बैठे कपूर की ओर उन्होंने विराग भाव से देखा, फिर मेज पर रखे जग से गिलास भर पानी पीने लगे। उठते ही 2 गिलास पानी न पिए तो काम आगे नहीं बढ़ता, पुरानी आदत है। उन्हें पानी पीते देख कपूर ने साभिप्राय अखबार तहाया। कीर्तन शुरू होने में आधा घंटा बचा है। फारिग होकर कपूर के संग कीर्तन कक्ष में आए। फूलों से लदी चटर्जी दी को बर्फ की सिल्लियों पर लिटा रखा था। उन्हें विस्मय हुआ, ठीक ही मौसम है, बर्फ पर लिटाने की जरूरत नहीं थी। कहीं चटर्जी दी रात को ही तो नहीं चल बसी। भजन मंडली नीचे बैठी हुई थी, कुछ बुजुर्ग भी, मगर अधिकांश कुर्सियों पर बैठे हुए थे। नीचे बैठकर उठ पाना उनके लिए संभव नहीं था। उनके शोकातुर सहमे चेहरे गर्दनों पर झूलते हुए मौत के दस्तखत की प्रतीक्षा में लग रहे थे। भजन बंगाली में चल रहा था, उनके हाथ सिर्फ ताल दे रहे थे। 2:30 बजे दाह संस्कार का मतलब है शमशान से लौटकर नहाते धोते सांझ हो जाएगी। सैर के लिए आज गुंजाइश निकाल पाना मुश्किल है। बिल्लू खोके पर चढ़कर फेंसिंग से उचक उचक उनकी राह देखेगा।
दादाजी आ क्यों नहीं रहे हैं? कपूर ने बताया था कमरे में आश्रम की एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा चैटर्जी दी को। जो लोग शव यात्रा में जाना चाहेंगे उनके लिए बस मंगवाई गई है समर विला स्कूल से। ठीक 2 बजे आ जाएगी आश्रम के भीतर। अंतिम विदाई देने जाने की इच्छा प्रबल हो रही थी उनकी। समझ नहीं पा रहा कि वह बस की सीढ़ियां चढ़ भी पाएंगे या नहीं। चैटर्जी दी उसे हमेशा डांटा करती थी, कपूर भाई, बुढ़ापे का मोटापा साक्षात मौत की दावत होता है। दोनों बेला लंबा टहलिए, सांझ को टहलने भर से बात नहीं बनने की। कमजोर टांगे कब तक संभालेंगी देह का बोझ। कपूर ने आत्मलाप सा किया था। कोई चैटर्जी दी से पूछे कि उम्र में 7 बरस छोटी होकर और काया से छटाक क्यों चल दी हमसे पहले। विचित्र बही खाते हैं। कमरे में आकर सचदेवा जी बिस्तर पर पसर गए। उचाट मन किसी ठिकाने नहीं टिक रहा। कपूर खिचड़ी खा रहा है, केवल मूंग की खिचड़ी बनी है। खाना आज खाने के कमरे के बजाय कमरे में ही परोस कर दे गया है रामेश्वर। वैसे भी बिस्तर पर गिरे बुजुर्गों को कमरे में ही पहुंचाया जाता है। रामेश्वर लगभग उनके पीछे ही पड़ गया। खाना ना खाए उचित ही है, मगर कप भर दूध के साथ अपनी दवाइयां तो ले ले। दूध पानी एक ही बात ठहरी। उनसे तमीज से ही पेश आता है रामेश्वर। दिवाली पर उपहार में दिए गए खादी के 2 नए कुर्तों का खाता अब तक खुला हुआ है। चचेरी बहन आई थी दिवाली पर खील बताशे लेकर। उनके मैले कुर्ते ने उन्हें द्रवित कर दिया। अगले हफ्ते 2 कुर्ते पहुंचा गई। 4 जोड़ी से अधिक कपड़े अब उनसे संभलते नहीं। राजू ने उन्हें निकम्मा ही बनाया। आंखें लगी भर थी कि रामेश्वर की हाँक ने जगाया। बस आ लगी है आश्रम के मुहारे। विस्मित हुए कमरे से बाहर न निकलने वाले बुजुर्गों को बाहर निकलते देखा, जिन्हें पहले ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कमरे की चौखट के बाहर कुर्सी पर बैठे भर देखा है। चैटर्जी दी को एम्बुलेंस में ले जाने से पहले आश्रम के प्रांगण में रखा गया। 2 टोकरी गुलाब की पंखड़ियां बाहर से मंगाई गई हैं। आश्रम के पेड़ पौधे ने भी उनके अंतिम श्रृंगार में मदद की है। सहायक विष्णु बुजुर्गों को, अपनी आत्मीय साथिन को अश्रु भीगी पुष्पांजलि अर्पित करने में सहायता कर रहा था। सचदेवा जी चैटर्जी दी के पुत्र श्यामल को उनके सिरहाने खड़े लोगों में ढूंढने की चेष्टा करते रहे। बंगाली समाज के बहुत से अजनबी चेहरों के बीच श्यामल का चेहरा उनकी पहुंच से बाहर हो रहा था। शमशान में दाह संस्कार के समय ही उसे पहचान करेंगे। कपूर उनके कंधे से लगा हिलता हुआ सुबक रहा है। उन्होंने देखा और किया। कपूर के गले में पड़ा मफलर वह नहीं है जो गंगा सागर की तीर्थ यात्रा से लौटते हुए चैटर्जी दी उनके लिए लाई थी। कपूर के हट के आगे उन्हें झुकना पड़ा। विष्णु और उन्होंने मिलकर उसे बस की सीढ़ियों पर चढ़ाया। ऊपर से खींचने में कुछ अन्य लोगों ने मदद की। कपूर की बगल में ही बैठे सचदेवा जी। बूढ़ों की बारात थी। 20 मिनट से ऊपर लग गए बैठा बैठी में। एम्बुलेंस को रोक रखा गया था। बस घुरघुराए तो एम्बुलेंस आगे चले। बस घुरघुराई, एम्बुलेंस बस के आगे होली। कमलेश बहन जी ने उच्चारा, बोलो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। अवरुद्ध कंठ उसी धुन में राम नाम उच्चारने लगे। आश्रम के बाहर होते ही बस एम्बुलेंस के पीछे बाईं ओर को मुड़ने लगी कि अचानक सचदेवा जी भड़बड़ाए से अपनी सीट से उठ खड़े हुए। हाथ उठा ड्राइवर को पुकारते हुए कहने लगे, ड्राइवर साहब जरा गाड़ी रोकना भैया, रोकना तो। आगे बैठे लोगों ने उनके स्वर में स्वर मिलाया। उनके सीट से बाहर होते न होते कपूर ने उनका कुर्ता पकड़ लिया। आप भाई जी गाड़ी क्यों रुकवा रहे हैं?
उतरना है मुझे। कुछ भूल गए? नहीं, याद आ गया, मुझे तो अट्टा मार्केट जाना है। अट्टा किस वास्ते भाई जी? मगर सचदेव जी उन्हें जवाब देने के लिए रुके नहीं। लपकते हुए रुकी बस के दरवाजे से नीचे उतर गए। उनके उतरते ही ड्राइवर ने बस बाईं ओर मोड़ दी।